ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईरान इज शोइंग डिफाइंस, ईरान इज फाइटिंग बैक, दिस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ माई इमोशंस। लोग मुझ पर ये भी इल्जाम लगा देना बहुत जज्बाती हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग, I'm not, these statements do not reflect my emotions. I'm telling you the truth. And the truth is that Iran, after being battered, yes, it is being battered, यानी उसको बहुत मार भी पड़ रही है, but it's coming back with a force. It's hurting those जो उसके ऊपर जंग मुसल्लत भी कर रहे हैं। हाँ, कंसर्न्स हैं, जैसे मैंने कहा कि मशरक़ वस्ता तक जो आग फैली हुई है, जिस पर ट्रकर का इंटरव्यू मौजूद है, जो अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर है, वो कहता है कि मोसाद के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। और अब इसके अंदर नाजरीन आप देखिए इस जंग का दायरा कार फैलता जा रहा है। कल ईरान का शिप जो है वो संक हुआ है इंडियन ओशन के अंदर। एक नेवल फ्लीट थी, वो वापस आ रही थी, एंड इट वाज नॉट अ कॉम्बेटेंट, यानी वो कोई जंग की नेवी फ्लीट नहीं थी। इट वेंट टू पार्टिसिपेट, ये इतलात है हिंदुस्तान के अंदर कोई नेवल एक्सरसाइज की वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। वो वापस आ रहे थे श्रीलंका के पास, जो कि इंडियन ओशन की जुरिसडिक्शन में भी पूरी में आता है। वो वहां पे अमरीकियों ने, अमेरिकन ने उन पर हमला किया, जिसमें उनका पूरा जहाज जो है वो डूब गया। 80 के करीब शहादतें हुई हैं वहां के अंदर। तो क्या मोदी भी इसमें शामिल है? और अभी तक मैंने बहुत खंगाला है, बहुत इंडियन मीडिया को मैं देख रहा हूं कि अभी तक मोदी साहब की तरफ से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पे कंडोलेंस नहीं आई है, इज़हार ताज़ियत नहीं आया। कांग्रेस का आ चुका है, कांग्रेस जो वहां की अपोजिशन पार्टी है। तो क्या इंडिया भी इसराइल के साथ मिलकर इस जंग में शामिल हो चुका है? यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड लाइक आई सेड, लाइक आई कंडक्टेड द प्रोग्राम लास्ट वीक, जिसमें मैंने बताया था कि मोदी वेंट टू इसराइल एंड वेयर ही मेट द वाइफ ऑफ नेतन्याहू विद सो मच वार्मथ दैट इट वाज लुकिंग दैट शी इज नॉट द वाइफ ऑफ नेतन्याहू बट द वाइफ ऑफ मोदी। सो द थिंग्स आर एस्केलेटिंग, और अब अजरबैजान भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो चुका है। ईरान समझता ये है, ईरान का इल्जाम है कि अजरबैजान की एयर स्पेसेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर ईरान ने मिसाइल वहां पे ड्रोन्स मारे, जिस पर अजरबैजान ने कंडेमनेशन की है। क्या होने जा रहा है? हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है, इज वन ऑफ माई फेवरेट्स पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंटेटर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। उनके देखता भी हूँ तज्जियात में, उनसे मजीद चीज़ें पूछूंगा भी, उनके पास क्या खबर है, उनके पास क्या मामला हैं, उनके पास क्या एनालिसिस हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। सबसे पहला सवाल, आपके पास क्या खबर है इस वक्त, क्या सिचुएशन है? और अब तो इंडियन इन्वॉल्वमेंट, जो कल ईरान का जो पूरा जो उनकी नेवी शिप जो है उसको डुबो दिया गया है उस जुरिसडिक्शन के अंदर, तो अब तो साबित हो चुका है कि इंडिया इसराइल के नेक्सस बहुत हद तक करीब तर है। नदीम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने शो में मदऊ किया। देखें, कल ईरानी जो एक बैटल शिप थी, बल्कि उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट जो उन्होंने खुद बनाई थी, उसे बड़े धोखे के साथ जिस वक्त वो एक सेशन से वापस आ रहे थे, इंडियन ओशन में उन्हें डुबो दिया। तो आज ईरान ने बदला लेते हुए जो एक डिस्ट्रॉयर था अमेरिका का, जो फ्यूलिंग इस वक्त कर रहा था अपने अंदर, उसे टारगेट किया बड़ी प्रिसीशन के साथ, और उन्हें बड़े सीरियस डैमेज हुआ है, टैंकर को भी और एक डिस्ट्रॉयर को भी। इसके साथ साथ बहरीन की जो हबको, उनकी जो रिफाइनरी है ऑयल की एंड गैस की, उस पर भी अटैक हुआ है, वो भी हमारे सामने। बहरहाल ये जंग में तो ये चलता रहता है, दोनों साइड्स के नुकसान भी होंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री आपको मिलती है। तीन आपके सुनने और देखने वालों के लिए तीन इंतहाई अहम डिफेंस एनालिस्ट हैं, उसे हमें सुनना चाहिए। पहला परवीन साहनी है, जो इंडिया के नॉन डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उनका ये मानना है कि एज फार एज अहदाफ हैं जंग के, उसमें ईरान शिकस्त खाते नजर नहीं आ रहा, बल्कि उन अहदाफ का फैलाव नजर आ रहा है। और हदफ ये ईरान का कि वो सरवाइव कर जाए, नंबर वन, और उसकी इंटीग्रिटी बाकी रहे, जो कि लगता है कि वो बाकी रहेगी। नंबर दो ये कि इस खिते से अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो ख़त्म हो जाए, और वो भी लगता है जिस तरह से बेसिस के ऊपर, इनके इंटेलिजेंस सेंटर्स के ऊपर, जो अमेरिकन इकॉनमी का लिंचपिन डेटा सेंटर्स हैं उनके ऊपर, और स्टेट ऑफ हरमुज का जो क्लोज करना है, ये उसकी निशानदेही कर रही है। और जिस तरह से अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स शिफ्ट हो रहे हैं गल्फ से साइप्रस, और साइप्रस से मजबूर होकर इंडियन पोर्ट्स पे जा रहे हैं फ्यूलिंग के लिए, जिसे कम से कम 7 दिन चाहिए इस एरिया में पहुंचने के लिए। तो पहला तो ये। दूसरा जो एनालिस्ट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, प्रोफेसर जियान, आजकल बड़े सोशल मीडिया पे उनकी वायरल भी है वीडियो, जिसके तहत वो ये समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पे जोश वाइट्स, जो कि इजराइल को कंट्रोल कर रहे हैं, इल्यूमिनाटीज का ये हिस्सा है,
और दूसरे फ्री मैसन्स जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रही है, और साथ में जो वेटिकन नियोकॉन्स एवेलेंजिकल हैं, ओके। ये अपने मजहबी अकायद के तहत आगे बढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जो स्कॉट रीटर के कहने के मुताबिक जो असल मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसरेड इन्होंने किया है वो ईरानी नजरिए को किया है, और स्कॉट रीटर यहां तक कहते हैं कि ट्रंप को ये समझ ही नहीं है कि अली कौन है और हुसैन कौन है और करबला क्या है, जिसके बायस अब ये नजरियाती जंग शक्ल अख्तियार कर गई है। और इतना परेशान किया है इस वेरी फैक्टर ने अमेरिका को कि अमेरिका को दो काम करने पड़े। एक तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो पीट हैक्सेट हैं, उन्होंने बयान दिया कि नबियों पर अकीदा रखने वाले ईरान को न्यूक्लियर वेपन रखने नहीं देंगे। ये उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बात की, हालांकि अंबिया पे अकीदा तो ईसाई भी रखते हैं और यहूदी भी रखते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा जो बयान हमारे सामने इस हवाले से आता है कि इस अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल को और अमेरिकन मैरीन्स को ये मैसेज पहुंचाना कि ट्रंप इज चूजन बाय गॉड, और ये गॉड का गिवन मिशन है जो कि हमें दिया गया है। बिकॉज अच्छा, एक जो मोराल है मुनव्वर साहब, मैं आपकी बात को यहाँ आप बहुत गहरा नुक्ता बयान कर रहे हैं, मैं आप कतई कलामी यहाँ कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ जो सवाल ये पैदा होता है, इज दिस हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द अमेरिकन्स आर डेलिबरेटली इन्वोकिंग द रिलीजियस पैराडाइम इन द वॉर, या ये पहले भी हो चुका है कि मजहबी जो तौजीहात पेश की जा रही हैं? देखिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में जो उनका रियलिस्ट एक्शन है, उनको हमेशा वो आइडियलिज्म से जस्टिफाई करते रहे। आपको याद होगा 1898 में जिस वक्त प्रेसिडेंट मैकेनली प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और इन्होंने कॉलोनाइज करना था क्यूबा को और स्पेन को निकालना था साउथ अमेरिका से, और मनीला पोर्ट पे कंट्रोल हासिल करना था। उस वक्त जो कांग्रेस थी उसमें बड़ी हीटेड डिबेट थी बिटवीन कॉलोनियलिस्ट और एंटी कॉलोनियलिस्ट, और उनका कहना यह था कि अगर आप कॉलोनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो यू आर लाइक स्पिटिंग ओवर द ग्रेव ऑफ फाउंडिंग फादर्स, तो लिहाजा आपको ये नहीं करना चाहिए और अमेरिकन आइडियलिज्म इससे मर जाएगी, और अगर आप फौजी कार्रवाइयां करेंगे तो फौज ज्यादा पावरफुल होगी और आपकी रियासत गैरिजन स्टेट बन जाएगी। तो प्रेसिडेंट मैकेनली ने उसका हालिया निकाला था कि कांग्रेस में आने के बाद उसने कहा, रात में व्हाइट हाउस के फ्लोर पे टहल रहा था और खुदा मेरे पास आया और खुदा ने मुझे हुक्म दिया, मैकेनली जाओ अनसिविलाइज को सिविलाइज करो। यही तो जी प्रेसिडेंट रेगन ने भी दी थी फार्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ, कि फार्मर सोवियत यूनियन इज एन इवल एम्पायर, इट हैज टू बी एंडेड, और वही इवल का लफ्ज प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये काफी अरसे के बाद हो रहा है कि आप लिबरल तोजी को छोड़ के आप एक रिलीजियस तोजी अख्तियार कर रहे हैं। तो इस वक्त टकराव नजर आ रहा है जो एक तोजी नजरियाती तौर पे अमेरिका दे रहा है, जो कि इस वक्त गढ़ी गई है ईरान के हवाले से, और उसमें दम खम नहीं और अमेरिकन उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। बल्कि अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, जो कांग्रेसमैन हैं स्पेशली डेमोक्रेट्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इम्पीच करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप का, और वो बंदा जिसने एक दिन भी जंग नहीं लड़ी, उसे जंग का अंदाजा ही नहीं है, उसने पूरी कौम को जंग में धकेल दिया है। तो अंदर से बड़ी मुखालफत हो रही है। और दूसरी तरफ ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत है, उसने ईरान के कमजोर नजरिए को आबियारी दी है खून से, और वो ज्यादा स्ट्रांग बन के उभरा है। तो एक तरह से तो ये जो इनकी पॉलिसी है ये बैकफायर कर रही है, क्योंकि रिपोर्टेडली इस वक्त ईरान के अंदर जो हमारी बात हो जाती है किसी तरह से, व्हाट्सएप कहीं अगर कहीं चलता है तो लोग बाहर निकले हुए हैं, लोग जोक दर जोक जो है वो अपना इजहार हमदर्दी भी कर रहे हैं। मेरी किसी लोगों से बात भी हो रही थी कि जो लोग पहले रजीम के खिलाफ समझे जाते थे वो भी अपनी नेशनलिज्म में, जो इनकी पर्शियन नेशनलिज्म है उसके तहत वो एक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम आउटसाइड इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारे इंडिकेटर्स तो हैं, लेकिन पीटर हेक्सेट की गुफ्तगू से, ट्रंप की गुफ्तगू से, उनके जो सेंटकॉम के चीफ है उनकी गुफ्तगू से लगता ये है ये उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इनकी पूरी लीडरशिप एलिमिनेट ना हो जाए मौजूदा निजाम की। जी ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है, वॉर स्ट्रेटेजी है, इसको मैं कहता हूं 3D स्ट्रेटेजी। इसमें नंबर 1 डीकैपिटेटिंग है ऑफ द लीडरशिप। जो उन्होंने पहला हमला किया, उससे पहले हमला किया, जो उनकी फौज के कमांडर्स हैं, IRGC के कमांडर्स हैं, उसको उन्होंने हिट किया। लेकिन इसके काउंटर में चूंकि ईरानी नजरिया और मिशन जो है वो शख्सियात पे नहीं है, वो नजरिए के ऊपर है, और जब तक नजरिया खड़ा होता है तो वो मूवमेंट और स्ट्रांग होती है। और उसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह की जब पूरी लीडरशिप उड़ा दी गई थी तो हसन नसरुल्लाह, जो कि एक यंग जवान थे 20s के अंदर, वो उभरे और उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत स्ट्रांग बनाया और पेनिट्रेट किया
लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है इस नजरिए को समझने से कासिर हैं जिसकी तरफ स्कॉट रीटर इशारा कर रहे हैं। और दूसरा जो है डी वेपनाइजेशन ऑफ ईरान, और डी वेपनाइजेशन के हवाले से जो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स हैं, ईरान के जो स्टॉक पाइल हैं मिसाइल्स के, उनके लॉन्चर्स हैं, और उनके जो एयर पावर है और नेवल पावर है उसे हिट किया जा रहा है। और यही बात प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 17 नेवल शिप जो है ईरान की उन्हें डुबो दिया है। और तीसरा डिसमेंटलिंग रिजीम स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला हो रहा है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, ये इस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना है। इस हवाले से अमेरिका 3 चीजें कर रहा है। पहली चीज, फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा है अनडिस्क्रिमिनेटेड। आप देख रहे हैं तेहरान पे इस वक्त कारपेट बॉम्बिंग चल रही है जिस तरह वियतनाम पे की थी, और इवन सिविलियंस को मार रहे हैं ताकि कॉस्ट ज्यादा फील हो, हीट फील हो ईरानी रिजीम को, और वो अमेरिकन टर्म्स एंड कंडीशन पे आए। दूसरा, इंटरनल अनरेस्ट, जो वेपनाइजेशन दी जा रही है कुर्द्स को, और उस हवाले से जो हशद शैबी है वो तैयार खड़ी है, अल-कुद्स इराक में तैयार खड़ी है कि इस सारे मसले को वो टैकल करेंगे। और तीसरा जो है कमांडर्स और लीडरशिप को बाय करना, जिसके बारे में घंटा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान की अंदर से एक लीडरशिप को चार्ज दूंगा ताकि वो हमारे यहाँ तक आपने बात की है। अभी मैं आपको भी शायद खबर पता चली हो कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं खुद पर्सनली देखूंगा कौन नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बन रहा है ईरान का, मैं इसके इलेक्शन में, मतलब यहाँ तक नौबत पहुंच रही है। जी जी, लेकिन मसला ये है ना कि ईरान के स्ट्रक्चर को, हिस्ट्री को देखें। जब आप किसी मुल्क को आपने समझना होता है, ये हमने गलती की थी 1971 में, और हमारा मेजर सवाल ये था कि दुनिया ने हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी थी। आज अमेरिका की आवाज कोई नहीं सुन रहा, यानी खुद अमेरिका के जो अलाइज हैं उनके अड्डों पे हमला हुआ है। बज़ाहिर बयानात तो दे रहे हैं लेकिन दे आर नॉट रेडी कि अपने ट्रूप्स को सेंड करें और ईरान पे डायरेक्ट अटैक करें। इवन फ्रांस और जर्मनी वगैरह और स्पेन वगैरह उन्होंने इनकार कर दिया है। नेटो के हवाले से ग्रीस तक वो कहते हैं हम पहुंचेंगे और अपना डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव करेंगे और अड्डे वड्डे कर लेंगे, लेकिन वो पुरानी गलती दोहराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो नैरेटिव है वो क्यों नहीं बाय किया जा रहा अमेरिका का? एक तो इराक वॉर के एक्सपीरियंसेस हैं, दूसरा जो ईरान की हिस्ट्री है, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, सुपर स्ट्रक्चर जो है और नजरिया जो है, उसे मेरा ख्याल में समझने से कासिर है। और फिर जो ईरान की मोसैक स्ट्रेटजी है जिसमें उन्होंने अपने 5 लेयर सिक्योरिटी एंड डिफेंस के बनाए हुए हैं, जिसमें कन्वेंशनल आर्मी है ईरान की तकरीबन 4 लाख के करीब है, उसके अलावा IRGC है 1.5 लाख, और उनके रिजर्व फोर्स 4 लाख वो मौजूद है, और उन्होंने 31 यूनिट्स में उनको 31 सूबों में तकसीम कर दिया है और डिसेंट्रलाइज कर लिया है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और ये फ्रस्ट्रेट कर रहा है अमेरिका को कमांड एंड कंट्रोल मतलब आपकी गुफ्तगू से डॉक्टर साहब लग ये रहा है कि ईरान की स्ट्रैटेजी जो है जंग को तुलानी भी करना है और इंड्योरेंस पॉलिसी को लेकर चलना है, जितना बर्दाश्त करेंगे उससे ज्यादा नुकसान होगा। जी, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं, हालांकि ये मैंने अपने व्लॉग के लिए बनाया था, लेकिन चूंकि आपके लिए मैं नहीं आप चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, दैट्स योर प्रेरोगेटिव, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा उसमें बता दे चाहे कुछ भी हो। जी, ईरान की 3D पॉलिसी है। पहला, डिफेंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, ये उनका टारगेट है जो परवीन साइनी ने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा, ऑक्सीजनाइजिंग जो अमेरिकन सप्लाईज हैं और मोराल है अमेरिकन आर्मी का, जो कि इस वक्त जिसकी अंदर ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस भी हो रही है, बिकॉज सप्लाईज जो है वो कट ऑफ हो गई और इंडिया बहुत दूर बैठा हुआ है, और डियागो गार्शिया भी तकरीबन काफी दूर है, 6 से 6,500 किलोमीटर दूर है। और तीसरा, डिस्पर्सिंग एनिमीज वॉर कैपेबिलिटीज। आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि वॉर की जो मशीन है अमेरिका की और जो अड्डे हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ग्रीस, और ग्रीस से फिर इंडिया की तरफ, और जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अटैकिंग पोजीशन पे नजर नहीं आ रहे बल्कि ईरान के पानियों से दूर चले गए हैं। और इस हवाले से जो रिजल्ट्स हैं ईरानी 3D स्ट्रेटेजी के, उसमें मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही है। नंबर 1, 3 C's जो अचीवमेंट्स हैं ईरान की, कंफ्यूजन नजर आ रही है। कभी ट्रंप कहते हैं कि चंद घंटों की लड़ाई है, 4 हफ्ते चलेंगे, 8 हफ्ते चलेंगे, लंबी चलेंगी, और ईरान कह रहा है ये 2-4 साल चलेगी, और इस हवाले से हमने पहले ही तैयारी की हुई है। दूसरा, क्रैक्स नजर आ रहा है अलायंसेस के अंदर, चाहे वो अरब गल्फ ममालिक हों, अमेरिका के अलाय, या यूरोपियन ममालिक हों, उसके अंदर आपको एक क्रैक नजर आ रहा है। वो अमेरिका के हर
बात के ऊपर लब्बैक कहने को तैयार नहीं है। और तीसरा जो है कर्सिंग शुरू हो गई है विद इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। जो मुखालफीन है, डॉक्टर साहब, बहुत रिपब्लिकन्स है, पब्लिक आपने बहुत जी। गहरे नुक्ते सब कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि अड्डे दूर जा रहे हैं, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर अब मामला शायद अब अमेरिका के हाथ से बाहर निकल गया और ये नए एवेन्यूज को तलाश करने जा रहे हैं। लेकिन पीटर एक्सर कल ये बात कह रहे थे कि हम वो वक्त दूर नहीं है कि हमारी पूरी जो फिजाई हदूद होगी ईरान की वो हमारे कब्जे में होगी, तो अपने इंटरेस्ट को दूसरे तरीके से सर्व कर लेंगे। कारपेट बॉम्बिंग, वो तमाम फिजाई हदूद पे हमला, मतलब उस पर कब्जा करके उस पर सारी एक्सेस लेके वो हमला करना शुरू कर देंगे। इनको हवाई अड्डों की क्या जरूरत है? तस्मीन, मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ कि अगर 20वीं सदी का जो इंस्ट्रूमेंट है फायर पावर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अमेरिकन या पावर की फॉरेन पॉलिसी का रहा है, वो क्या एलिजिबल और रेलिवेंट है इन द 21st सेंचुरी वॉरफेयर? आंसर इज नो। बिकॉज अगर ये कारगर होता तो इजराइल के पास जो फायर पावर थी अगेंस्ट हिजबुल्लाह और अगेंस्ट हमास, उसके बावजूद डीवेपनाइज ये दोनों एंटिटीज क्यों नहीं हो पाई? और जो इजराइल ने जंग पूरे अरब वर्ल्ड से, चाहे वो 67 की हो, 73 की हो, 48 की हो, 6 दिनों में जीती थी, वो हिजबुल्लाह और हमास के साथ 2 साल कैसे चली? तो मेरा ख्याल है कि जो अंडरस्टैंडिंग है गोरिल्ला वारफेयर की, जिसे मैं मोज़ैक स्ट्रेटेजी कह रहा हूं, वो मारे जाएंगे। और मैं एक बड़ा बारीक नुक्ता आपको देने लगा हूं, अगर आप IRGC की कमांड को डीकैपिटेट भी कर लें फिर भी वो फाइट करेगी, लेकिन अगर बिलफर्ज उसे आप उड़ा दें, ईरानी आर्मी को बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दें, तो व्हाट यू विल डू विद द बसीजीज, जो कि 30 लाख जिनकी तादाद है और वो घर और गलियों में लड़ने के हवाले से ट्रेंड है, एंड व्हाट विल यू डू विद अल कुद्स और बाकी जो मिलिटेंट और रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उनका आप क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है ये जो वॉर है अमेरिका के लिए, ये क्विकमायर है। और यही जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, जो इन कैमरा सेशन हुआ है कांग्रेस में कल, वो जब निकले हैं तो उनके तासुरात आप सुने कि इस वक्त ट्रम्प हुकूमत को पता ही नहीं है कि जंग के अहदाफ क्या है और डायरेक्शन क्या है। ये डायरेक्शन लेस है इस वक्त। डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। मैं नहीं चाहता ये वक्त आपके साथ गुफ्तगू तो वक्त हम सा जाए, लेकिन वक्त हमारा कैद है। मैं आपको फिर से अगले हफ्ते या किसी दिन जहमत जरूर दूंगा, क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम भी इसके जो है बहुत कुछ सीखते हैं, हमने भी पढ़ा होता है, लेकिन जो जिस डिमेंशन से उन्होंने ये बात रखी है, इनकी गुफ्तगू का खुलासा अपने नाज़रीन के लिए मैं कर देता हूँ। जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, मैं वैसे जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में सब ज़्यादा चीज़ें को देखता हूँ, बट लग ये रहा है कि देयर इज अ डिवाइन पावर विच इज हेल्पिंग ईरान राइट नाउ। और इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं कि अगर वो चीज़ नाकाम हो जाएगी तो ईरान के पास ये स्ट्रैटेजी है कि डीकैपिटेशन भी होती है, यानी ये कि तमाम लीडरशिप एलिमिनेट हो जाती है, फिर भी ईरान विल सर्वाइव, क्योंकि वहाँ कौम मुत्तहिद है और भी कुछ और अवामिल भी शामिल हो जाएंगे कि जो नुकसान दे सकते हैं इसराइल के इंटरेस्ट को और अमेरिका के इंटरेस्ट को। ये कौन है इस सब चीज़ों का आर्किटेक्ट, जिसका सब डॉक्टर साहब ने बताया? मुझे जो लगता है वो आयतुल्लाह शहीद खामनेई हैं, जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब लग ये रहा है कि गालिबन उनकी जो ताकत है उनकी शहादत के बाद ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी भी ईरान 6वें और 7वें रोज़ खड़ा हुआ है और इसराइल को बहुत अच्छे उसने जवाब दिए हैं। हाँ, दुनिया में इस पर वॉलेटिलिटी है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ सकती है। एक तखमीना लोग लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल कुछ प्राइसेस बढ़ती है तो 25 रुपए ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती हैं। और पहले फोर्टनाइट होता था, यानी 12-15 रोज़ के अंदर गवर्नमेंट प्राइसेस को बढ़ाती थी, कम करती थी। अब ये एक हफ्ते पे आ सकता है। हाँ, इसके नुकसान आएंगे, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब जंगें होती हैं तो उससे एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूती के साथ खड़ा है अपने तमाम नेबर्स के साथ, अपने तमाम ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ। आज जुमेरात है, आखिरी रोज़ है इस प्रोग्राम का, इस वीक का। दुआ के साथ आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर, और आपको इस नुक्ते पर छोड़ के जाऊंगा। छोड़ दीजिए आप जंग के हवाले से, छोड़ दीजिए क्या सही है क्या गलत है। इस जंग का आगाज ही इंसानी हुकूक की पामाली से हुआ है। एक 86 साल का बूढ़ा इंसान, उसको शहीद किया गया और बच्चों को शहीद किया गया। बात की जाती है ह्यूमन राइट्स की। तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।